क्षुधा अल्प थी, भूख इसको नहीं लगती थी, मतलब अनियमित थी, कभी तेज लग रही कभी नहीं लग रही है, उसके हिसाब से कोई भूख का वो नहीं था, कभी लगती कभी नहीं लगती है उसको, है ना। तृष्णा भी यहाँ पर अल्प थी, प्यास भी कम लगती थी इसको। निद्रा आधिक्य था, है ना, दिन में भी सो रही है, रात को भी सो रही है। नख जो थे इसके एकदम श्वेत थे और नेत्र दारुण थे, एकदम ऐसे लग रहे थे जो दारुण जैसे थे। पेशेंट की आकृति पित्तज कफज यहाँ पर थी और प्रकृति इसकी कफ पित्तज है। अब प्रकृति का यहाँ पर एक प्रकृति होती है, एक आकृति होती है। तो आकृति का विचार ऐसे करना है हमको कि जो पेशेंट है, जैसे अब आप हो, ठीक है, आपकी जो आकृति है वो पित्तज और कफज है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आपके जो चेहरा है उसकी कुछ हाव भाव है, आपकी बॉडी के कुछ हाव भाव है, कुछ आपके एक्सप्रेशन है, आपके चलने का कोई तरीका है, कि मूवमेंट को आपको पेशेंट को देखना है ना। ये सब चीजें हमारे शास्त्रों में बताई है कि वात प्रकृति का पेशेंट है या पित्त प्रकृति का पेशेंट है तो उसकी आकृति किस प्रकार की होगी, है ना। वात प्रकृति का व्यक्ति है, चेष्टा बहुत ज्यादा करेगा, छोटी सी चीज को बड़ा चढ़ाकर बोलेगा, है ना। उस प्रकृति में आ जाएगी, उससे अलग से आकृति वो प्रकृति में आएगा, लेकिन उसका जो बॉडी का एक स्ट्रक्चर है ना, उसमें प्रकृति और आकृति लगभग सिमिलर है, कुछ चीजों का थोड़ा बहुत उसमें भिन्न होता है ना। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे पित्तज और कफज, पित्त प्रधान था और फिर कफ था, ऐसा यहाँ पर विचार किया। सत्व भी पेशेंट का हमें विचार करना है, उसके हिसाब से आप उसको चिकित्सा दे सकते हो, है ना। अल्प सत्व है, मध्यम है, उत्तम सत्व है, हम उसको चिकित्सा में उपक्रम क्या देना है आपको। जैसे पंचकर्म के पेशेंट को करवा रहे हैं, अल्प सत्व है, उसको वमन करा, आप बोलोगे डर जाएगा पेशेंट, है ना। वहाँ पे उसको सत्वाध्याय करना पड़ेगा, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, ऐसी कई चीजें हैं। तो सत्व को देखना भी बहुत जरूरी होता है यहाँ पर। आहार देखना है उसका कितने बार है, त्रिकालिक आहार कर रही थी, अग्नि मंद है, भूख नहीं लग रही है, 3 बार भोजन कर रही है, नाश्ता भी कर रही है, दिन में भी खा रही है, शाम को भी खा रही है, बीच में भी कुछ ना कुछ खा रही है। वैसे में चाय और कॉफी, चाय बहुत ले रही थी, चाय कॉफी का सेवन यहाँ पर ज्यादा चल रहा है। ये रोगी की परीक्षा में इतने पॉइंट हमें देखना है ना। उसके बाद यहाँ पर रोग परीक्षा का हमें विचार करना है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा में जो कोई चीज है तो वो है निदान है, जो हेतु हम देखते हैं पेशेंट के। सबसे मुख्य और सबसे बड़ा इसका हेतु ये था कि यहाँ पर अति प्रयोग चल रहा था, ठीक है। सुबह उठती थी, 6 साल इसको गले में थोड़ी खराश रहती थी, तो 6-7 साल पहले किसी ने ऐसा बोला कि गले में खराश रहती तो सुबह थोड़ा नमक के पानी के गरारे करना चाहिए। तो पहले क्या करती थी कि नमक के गरारे करती थी, फिर कहीं किसी ने यूट्यूब में या कहीं देखी या उसने या पता नहीं खुद की कोई युक्ति ऐसी लगाई तो नमक डाल के सुबह गर्म पानी पीने लगी। तो सुबह 2-2.5 गिलास उठती थी, गर्म पानी करती थी, उसमें नमक डालती थी और पी जाती थी। ऐसा 6-7 साल से रेगुलर चल रहा था, ठीक है। तो ये लवण रस का अति प्रयोग यहाँ पर चल रहा था। ये ही नहीं, लवण इसके साथ चाय के साथ नमकीन खाना, वो भी लवण इसका चल रहा था। खाने में जो भोजन लेती थी उसमें भी ऊपर से नमक और लेके खाती थी। फिर शाम को भी कोई बिस्किट खा रही है, ऐसा कोई नमकीन पदार्थ है, उसके साथ चाय का कुछ सेवन चल रहा है, कुछ न कुछ नमकीन का भी, समोसा का, तो ऐसे कुछ भी ऐसे पदार्थ चल रहे थे। तो लवण रस बहुत अति मात्रा में यहाँ पर रेगुलर चल रहा था, है ना। अत्यंगुपान था, सुबह उठ के पानी ज्यादा पी रही थी, खाने के पहले भी पानी पीना, खाने के बाद भी पानी ज्यादा पीना, दिन भर भी पानी पीते ही रहना, दिन में 7-8 लीटर पानी पीती थी। सुबह तो लेट उठती थी, दिन में भी सोती थी। सुबह ऐसा नहीं है कि आप दिन में सो रहे वही दिवा स्वप्न है, सुबह आप 6-6:30-7 बजे के बाद भी उठ रहे हो तो वो भी दिवा स्वप्न के अंदर ही आएगा यहाँ पर, है ना। ऐसा नहीं है कि हम दिन में ही सो रहे हैं वही दिवा स्वप्न है, वो भी हमें विचार करना है। फल होगा, सलाद वगैरह का सेवन नहीं करती थी, चाय नमकीन साथ में खाती थी। यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि जो भी निदान सेवन यहाँ पर हो रहे हैं उसके हिसाब से बात करते कब जो हमारे दोष है उसके कौन-कौन से गुणों की वृद्धि हो रही है, कौन-कौन से गुणों का क्षय हो रहा है। इसके निदान के हिसाब से यहाँ पर गुरु है, स्निग्ध है और द्रव है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, इस प्रकार के कई सारे गुणों की वृद्धि हो रही थी। अभिसंधि गुण भी यहाँ पर बढ़ रहा था। पूर्व रूप में हमें देखना है पेशेंट की बीमारी की शुरुआत कैसे। पेशेंट कई बार बताते हैं कि कोई ज्वर से शुरुआत हुई है,
कोई और डिजीज से कुछ ऐसी पहले प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद ये डिजीज डेवलप हुई, तो पूर्व रूप को भी मैं देखना है। तो इसको शुरुआत ऐसी हुई थी, हल्का सा कंट्रोल होता था, थोड़ा दावा होता था और छोटी सी शिफ्ट ऐसे डेवलप हुई थी, थोड़ा पाक वहाँ पर होता था। तो शुरू में एंटीबायोटिक ये वो करके उसने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। बाद में हमें रूप क्या मिले पेशेंट में, देखने को क्या मिली, ग्रंथि निर्मित हुई है, वहाँ पर कंटू है, दाह है, पाक है, भुजा है, स्त्राव है और उसमें थोड़ी सी गंदी सी ऐसी इस प्रकार की गंध उसमें आती थी वहाँ पर। स्रोतस का विचार बहुत जरूरी है चिकित्सा में, वो हमें जरूर करना है। चिकित्सा जब हम पेशेंट को देंगे तो हमें स्रोतस को जरूर देखना है, वहाँ पर कौन सा स्रोतस दूषित हो रहा है, किन हेतुओं से कौन सा स्रोतस दूषित हो रहा है। तो स्रोतस दूषित होने में आहार विहार आचार तीनों हमें देखना है ना। यहाँ पर अन्नवह, रक्तवह, मांसवह और मेदवह 4 स्रोतस की दृष्टि यहाँ पर दिख रही थी। उपशय में हमें ये देखना है कि हम पेशेंट को चिकित्सा दे रहे हैं, कई बार हमें उपशय मिलता है, कई बार हमें उपशय नहीं मिलता है। उपशय का मतलब ये है कि परिणाम क्या मिल रहा है ना। कई बार होता है कि हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, कई बार डायबिटीज हमारी बढ़ जाती है, ऐसा कई बार हमें देखने को मिलता है। तो इसमें गलती हमारी होती है, कई बार पेशेंट की भी होती है, वैद्य की गलती वैसे ज्यादा होती है उसमें। तो इसमें उसे मिला कि 7 दिन में सर्व लक्षण ही हो गए, पेशेंट को सारे लक्षण सबसाइड हो गए। साम निराम परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। आपको आज तो 99% पेशेंट साम वाले ही मिलेंगे, आम रूप में रहता ही है, लेकिन कई बार हमें बार पेशेंट निराम वाले कंडीशन के भी आते हैं। तो साम का विचार कैसे करना है, जैसे अष्टांग हृदय में बताया है, सभी आचार्यों ने बताया कि आपको आम अवस्था को देखना है। तो आम के कुछ लक्षण है यहाँ पर देखना है, जैसे स्रोत अवरोध हमें दिख रहा है, अवरोध आपको पेशेंट में दिखेगा ही किसी भी अवस्था में। बल भ्रंश, पेशेंट बोलता है वीकनेस बहुत लगती है, बल भ्रंश है, सुबह उठता उत्साह कम महसूस नहीं होता है, दिन भर वीकनेस लगती रहती है। पेशेंट को मल्टीविटामिन ये वो चलाते रहते हैं, कोई हम दोषों का हेतुओं का कहीं विचार नहीं करते। गौरव है, हेवीनेस लगती है, एकदम शरीर में सुस्ती रहेगी, एकदम हेवी रहेगा शरीर, पेशेंट हमें बताते हैं इस टाइप के चीजें। अनिल मुंडता है, वात का अनुलोमन नहीं हो रहा है पेशेंट का, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, विपंस हो रहा है ना, आलस्य है शरीर में। अभक्ति, अभक्ति एक प्रकार का मंदाग्नि का लक्षण है, पेशेंट बोल रहा है एकदम भूख नहीं लग रही है या असमय खा रहा है, तो कुछ आहार कोई जैसे कई लोगों को भूख का एहसास ही नहीं होता है, कभी भूख लगती ही नहीं, उनको पता ही नहीं, बस खा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि भूख क्या है। निष्ठीर एक ऐसा लक्षण है कि बार बार जैसे मुंह में स्त्राव हो रहा है या ऐसे थूकने जैसी इच्छा हो रही है, दुखले जैसी इच्छा हो रही है, इस प्रकार। मल संचय के लक्षण ऐसे होता है कि पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो रहा है या मल बद्धता हो रही है वहाँ पर। नेत्रा, नख, नेत्र ये सब हमें देखना है पेशेंट की, जैसे हम बताते हैं परीक्षा करते हैं तो हमें नेल्स भी देखना है, आइज भी देखना है, हर एक चीज उसको देखना है। एक चीज उपद्रव भी हमें चिकित्सा में बहुत महत्वपूर्ण है कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन क्या हो रहे हैं, कोई डिजीज का कॉम्प्लिकेशन अम्लपित्त तो हो रहा है, कोई डिजीज में कॉम्प्लिकेशन क्या हो रहा है। इसमें कॉम्प्लिकेशन शोथ मैंने ऐसा करा है क्योंकि उसको स्वेलिंग बहुत ज्यादा वहाँ दिख रही है। प्रयोगशालीय परीक्षण में 6 साल में इसने मुझे लगता नहीं कोई टेस्ट छोड़े, फिर भी मैंने मेडिकल लिखे, सीबीसी, एसआर, एलएफटी, आरएसटी, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, बहुत सारे टेस्ट इसने करवा लिए थे। न जाने कितने स्टेरॉइड खा चुकी थी, न जाने कितने पेन किलर खा रही थी, एंटीबायोटिक हर 8-10 दिन में बदल के, न जाने कितने डॉक्टर्स ने 6 साल में कितने एंटीबायोटिक इसको खिला दी। थोड़ा बहुत ठीक होता वापस हो जाता, हेतु क्योंकि उसके चालू थे। एक चीज और बता दूं, इसने 6-7 वैद्यों का भी ट्रीटमेंट ले चुकी है। तो किसी भी वैद्य ने इसको ट्रीटमेंट दिया तो उनकी मैंने डाइट शेड्यूल देखे तो वैद्य ही खुद उसको लिख रहे हैं कि रात को भी बादाम भिगो के सुबह खाना है, आपको पानी को ज्यादा पीना है, दही रेगुलर आपको खाना है। बस मैंने एक चिकित्सा में ये अनुभव किया कि जो पेशेंट वैद्यों का ट्रीटमेंट लेकर आते हैं वो 2-3 परहेज खाली बताएंगे, तेल मसाला कम खाना है, खटाई बंद करते हैं, नमक मिर्च कम खाना। इसके अलावा हेतु मुझे बहुत कम ऐसे वैद्य मिले जो बताएंगे, जो पूरी दिनचर्या भी नहीं पूछते हैं पेशेंट की कि क्या दिनचर्या है, क्या ऋतुचर्या है, किस ऋतु में क्या खा रहा है, कुछ नहीं पूछेंगे। 2-3 फिक्स है उनका, बैंगन बंद कर देना, आलू बंद कर देना, खटाई बंद खाना, मिर्च मसाला कम कर देना, ये बस 2-4 चीजें बता देंगे, उसको लिख देंगे परहेज में बस। और पेशेंट के दिमाग में ये रहता है बस आयुर्वेदिक दवाई है, इसमें खटाई बंद रहती है, बाकी सब खा सकते हैं।
ये मैंने यहाँ पर ये ट्रेंड बहुत देखा है। पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब हमने तो खटाई तो मैं खाई नहीं है, सालों से बंद कर दी। पर भाई तुम दूसरे है तो देखो क्यों क्या खा रहा है। खटाई बंद करने से खाली वो शमन तो होने वाला है। इसको कौटुंबिक विवरण में हम देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री में ऐसी किसी को कोई कंप्लेंट नहीं है क्या, क्योंकि उसका भी बहुत महत्व है। यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं। एक में मेरे प्रिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा एक ये है कि मैं कुंडली विवरण भी पेशेंट का देखता हूँ क्रोनिक डिजीज के अंदर। पेशेंट की जन्म पत्रिका पूर्वाभाव या चेहरे के कुछ एक्सप्रेशन या ग्रहों के हिसाब से देखता हूँ। तो ये थोड़ा अलग विषय है, डिटेल है थोड़ा। पर यहाँ पर इसकी राहु और चंद्र की युति थी पंचम भाव में, ऐसा मुझे पत्रिका देखी। राहु और चंद्र का ऐसा संयोग रहता है तो यहाँ पर एक लघु चांडाल करके एक योग बनता है, जिसमें मानसिक प्रताड़ना होकर कोई व्याधि की उत्पत्ति होती है और लंबे समय तक व्याधि रहती है। ये कुछ ग्रहों का भी ऐसा प्रभाव रहता है कि उन्हें कई बार चिकित्सा लंबी खींचनी पड़ती है और कोई वैद्य उत्तम नहीं मिल पाता है, ऐसा कुछ रहता है। चिकित्सा में इसको क्या दिया है, गुड़ुचि चूर्ण दिया है ना, रस सिंदूर का प्रयोग किया है। चूर्ण में रस सिंदूर 60 ग्राम चूर्ण में मैंने 2.5 ग्राम रस सिंदूर मिक्स करके इसको भोजन के बाद उष्ण जल से प्रातः सायन किया है। हेमगर्भ पोटली का प्रयोग किया जल में घिसकर, और देव दारवादी का प्रयोग किया है, और एक स्वेदन वृक्ष स्वेदन कर्म इसको करने का बोला था। ये चिकित्सा यहाँ पर प्रयोग करने का ये उद्देश्य था कि जितने भी इसके निदान थे पूरी तरीके से कफ और कफ आवृत वात के निदान थे यहाँ पर। पित्त प्रकोप बाद में हो रहा था, पहले कफ प्रकोप हो रहा था, कफ के साथ वायु का प्रकोप हो रहा था, फिर पित्त प्रकोप यहाँ पर हो रहा था। कटु और तिक्त औषध का यहाँ पर प्रयोग किया है। गुरुचि चूर्ण उष्ण है, तिक्त है, अल्प स्निग्ध है, और उसका जो विपाक है वो कटु है। रस सिंदूर जो है कफ वात शामक है, वो श्रेष्ठ कफ शामक है। स्रोतों में जितना भी कफ या क्लेद आवृत है उसका शोषण बहुत अच्छे से करता है, और हम चर्म रोग आदि काल में भी इसका वर्णन आया है। हेमगर्भ पोटली की कल्पना मैंने इस पेशेंट में इसलिए की है क्योंकि इस पेशेंट के जितने भी स्रोतस थे पूरी तरीके से, जो अन्न व स्रोतस था, रस व स्रोतस थे, इसके पूरी तरीके से क्लेद और कफ आवृत थे, पूरे इसके आवृत थे। पूरा पेशेंट की अवस्था कैसी थी, तो मैंने हेमगर्भ पोटली का विचार इसको किया। एक रत्ती सुबह एक रत्ती शाम को जल में घिसकर इसको दी है। देव दारवादी वात का प्रयोग कफ और वात शमन, कफ में जहां पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमको दिख रहा है कफ और वात का, वहां पर देव दारवादी वात का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। वायु का अनुलोमन भी करता है, दीपन पाचन भी है, रक्त का शोधन भी ये यहाँ पर करेगा। स्वेदन इसलिए बोला था क्योंकि वहां पर आम की कंडीशन थी, इन द्रव्यों के द्वारा थोड़ा सा मिश्रण करके साथ में थोड़ा स्वेदन करवाया इसको, तो वहां पर व्याधि का शमन जल्दी से हुआ। 8 बजे सुबह उठती थी, दिवस स्वप्न का पहला लक्षण, सुबह लेट उठती है। 3 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक डालकर पीती थी। रेगुलर 6-7 साल से चल रहा था। ये लवण रस का अति प्रयोग अभिषेक गुण के साथ चल रहा था। सुबह 9 बजे 1 प्लेट फ्रूट खाती थी, फ्रूट खाने के बाद चाय और बिस्किट खाती थी। विरुद्ध आहार चल रहा था यहाँ पर, चाय पी रही है, उसके बाद बिस्किट भी खा रही है, फल फ्रूट भी चल रहा है। अभी 9 बजे सुबह तो इसने सबसे पहले उठ के 3 गिलास पानी पी ही लिया है, और उसके 1 घंटे में इतना फल फ्रूट चाय ये सब खा ही लिया है। अभी 2 घंटे हुए ही है, और 11 बजे फिर 1 प्लेट सलाद खा पूरा नाम कुछ भी जीर्ण नहीं हुआ है, अभी गुण इतने बड़े हुए हैं, फिर सलाद खा रही है वापस। सलाद तो खा ही रही है, उसके साथ और क्या खा रही है, भीगे हुए बादाम खा रही है 8-10, साथ में भीगे हुए किशमिश खा रही है और काजू भी खा रही है, रेगुलर खा रही है, चल ही रहा है। अभी 2 घंटे हुए हैं, 1 बजे वापस भोजन, 4 रोटी खाती है, सब्जी भी ले रही है, दाल चावल भी चल रहा है, रायता या दही खाती है, और साथ में गुड़ भी लेती है और पापड़ खाती है। कंप्लीट एकदम पूरा न्यूट्रिशन वाली डाइट। 1 बजे ये भोजन करके 1 बजे से 4 बजे तक दिवा स्वप्न बढ़िया। 4 बजे उठी फिर भी चालू ये काम, चाय बिस्किट नमकीन ऐसा कुछ लेती है 4 बजे। फिर 4 बजे के बाद 5-6 घंटे थोड़ा रुकती है ये।
फिर 10 बजे भोजन होता है लेट नाइट में इसका 4 रोटी दाल सब्जी चावल कंप्लीट मील, कभी कभी खिचड़ी साथ में रहती है और अचार पापड़ का रेगुलर चलता है इसका। उसके बाद नहीं रुक रही बात में भी 11 बजे वापस गिलास या आधा गिलास दूध में बॉर्नविटा डालती ताकत आ जाएगी। वीकनेस लगती थी तो किसी ने बोला बॉर्नविटा ये कुछ आहार थे। विहार में इसका अव्यायाम था, कभी व्यायाम नहीं करती थी। कुछ मानसिक हेतु भी हमें कई बार पेशेंट के देखने हैं, चिंता है, शोक है, राग है, द्वेष है, ऐसे कई, क्योंकि हम जितने भी आचार्य हैं, जितनी भी हम व्याधियां देखते हैं उसमें आहार के साथ विहार के साथ मानसिक हेतु भी हमें बताए गए हैं, तो उनका भी विचार हमें करना है। 2 बार नहाती भी थी शीत जल से, सुबह भी नहाती थी शाम को भी नहाती थी, गर्मी बहुत लगती थी तो शाम को ठंडे पानी से नहाती। एक इसका मुझे एक हेतु और मिला, कई पेशेंट में हमें ऐसे ऐसे हेतु मिलते हैं जो जिसका विचार शायद हम कई बार पूछते भी नहीं है, करते भी नहीं है। रोज सुबह सिर धोकर हेयर ड्राई करती थी, बोले मुझे एक दिन भी सिर न धो तो मेरे को बहुत अजीब लगता है, मैं वो रोज सिर धोती हूँ, जैसी आती है बाथरूम से निकल के तुरंत हेयर ड्राई का प्रयोग करती थी। बेहतर साथ हो गए ना। ये कितना बड़ा हेतु है, मतलब अगर ये पेशेंट के कोई हेतु नहीं मिल रहा, सिर्फ एक ही ऐसा हेतु मिल रहा है, पर ऐसे हेतु बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कई पेशेंट को आपको ये पेशेंट की हिस्ट्री लेने में मुझे 50 मिनट लगे, 50 मिनट हिस्ट्री लेने में लगे। दिनचर्या की हिस्ट्री 4 से 5 बार ली, तब हर बार अलग अलग कुछ पॉइंट बताया उसने। कई बार पेशेंट बोलता हाँ उठती हूँ, पानी पीती हूँ, ये वो, तो उसको आपको एक एक चीज हर एक चीज पूछना पड़ेगी, और लास्ट में ये भी पूछना है कि ऐसा तो नहीं है जो मैंने कुछ नहीं पूछा। तब उसने बताया कि हाँ हेयर ड्रायर में रोज ले, उसको ऐसा लगा कि मेरे क्वेश्चनिंग से कि ये चीज उसको और बतानी थी, तो ये बात नहीं बताया। तब एक ग्रह कलेश भी हेतु था उसके घर में, दिन भर कलेश चलता था। चिकित्सा का उपक्रम यहाँ पर ऐसा रखा था कि सबसे पहले हमको निदान परिवर्तन करना है, सबसे पहली चीज यही करना है, सब कुछ हेतु बंद करवाने के पेशेंट को रूटीन का बताना है उसको पूरी तरीके से। 2 दिन इसको लंघन किया मैंने, लंदन में ऐसा किया था इसका लंघन कि शुंठी और गुरुची सिद्ध मूंग यूज दिया है ना इसको, और उबाल के थोड़ा ठंडा किया हुआ पानी इसको थोड़ा थोड़ा पीने का बोला। और पानी मैंने इसको पानी की मात्रा सिर्फ दिन में एक बार प्यास करने को 2 घूंट से ज्यादा नहीं लेना, ऐसा इसको बोला था। 2 दिन ये चला, उसको थोड़ी भूख की अनुभूति हुई, थोड़ा सा वहां पर आम पाचन हुआ, पेशेंट को थोड़ा लाइटनेस लगने लगी और ग्रंथि उसकी कम होना स्टार्ट हो गई थी। 3rd डे इसको प्रातः मूंग यूज चालू रखा मैंने इसको, सुबह तो भूख लगने पर मूंग यूज ही अभी लेना। उसके बाद में वापस दोबारा भूख लगने पर, दोपहर में भूख लगने पर 2 रोटी सिर्फ खाने को बोला था, बिना घी की रोटी खाने को इसको बोला था। पतली एकदम दाल या बेल युक्त तो कोई भी सब्जी लेना है ना, और रात्रि में सिर्फ 2 रोटी खाना है, वो भी भूख लगने पर 7 साढ़े 7 बजे भोजन कर लेना। क्या बेल युक्त? क्या बेल युक्त सब्जी कोई भी, बेल क्या मतलब? अच्छा अच्छा। चिकित्सा के उपक्रम में ऐसा था कि प्रातः जल्दी इसको उठाना है, व्यायाम करवाना है, जीवा स्वप्न बंद करवाना है इसका। एक चीज इसको बोली कि सुबह और शाम रेगुलर 4 से 5 किलोमीटर चलना है आपको, चलना ही चलना है, क्योंकि वो भी व्यायाम में कर नहीं सकती, व्यायाम करने से मुझे ऐसा होता है वैसा होता है, तो मैंने उसको बोला कुछ मत करो, 4-5 किलोमीटर सुबह चलो, 5 किलोमीटर शाम को करो। तो उसने बोला नहीं डॉक्टर साहब दवाई भी तो दे दो। इतना मैंने उसको बताया, काउंसलिंग के लिए मुझे 1-1.5 घंटा लगा उस पेशेंट में। वो बोली कि मेरे को जिंदगी में आज तक किसी डॉक्टर ने इतना कभी पूछा ही नहीं। बोले आप इतना क्या पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा आपको 1-1.5 हफ्ते में समझना है। और मैंने एक चीज को बोली, उसके घर में मेड आती थी, पूरे दिन सुबह से उठ के रात तक वो कुछ नहीं करती थी। सुबह उठती थी, खाती थी, पीती थी, दिन में सोती थी, रात को खाती थी, पीती थी, सो जाती थी ना। घर में उसका ये था कि उसकी चाय भी बनाती थी, 2 समय तो मेड ही बनाती थी। इतनी आलसी प्रकृति की महिला थी वो। मैंने उसको बोला सब कुछ मेड को 1 हफ्ते की छुट्टी देके घर का काम पूरा खुद ही करना। वो किटी पार्टी तो जाती होगी ना वो। मैंने उसको बोला घर से सभी काम, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, सभी करना,
यहाँ पर इसका उद्देश्य सिर्फ ये रखा था हमने कि संहिता में बोला है, सभी में बोला है कि व्यायाम करने से दोषों का क्षय होता है। यहाँ पर अवस्था पूरी ऐसी थी, तो इसको ये सब उपकरण प्रयोग करा है। पेशेंट को थोड़ा सा हमें उद्देश्य हमारा सिर्फ ये नहीं हो रहा है कि पेशेंट को सिर्फ हमें औषध ही देना है, कंप्लीट पेशेंट को गाइड करना है कि आपको आहार विहार दिनचर्या आहार आचार हर एक चीज उसको बता। पेशेंट को हमको सदवृत्त भी बताना है कि आपको, अब जैसे पेशेंट है, अब पता है कि पित्त प्रकृति का पेशेंट है या उसको पित्तज कोई व्याधि हो रही है, तो उसको बोलना है कि क्रोध नहीं करना, शांत रहना है, कुछ आप मोटिवेशनल देखो, कुछ आध्यात्मिक चीजें करो या हल्का मेडिटेशन करो। उसका कई बार हम करते हैं कि हमने सब आहार हेतु बंद कर दिए, विहार बंद कर दिए, पर मानसिक हेतु चल रहे हैं। तो कई बार मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनको मेरे स्किन डिजीज के या कोई मुख कोशिका की स्किन के पेशेंट्स की लड़कियां या गर्ल्स बहुत आती हैं ऐसी मेरे पास, जिनमें सब हेतु बंद करवाने के बाद भी कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार पेशेंट को उतना हमें नहीं मिल रहा है जितना हमें चाहिए, उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। फिर पेशेंट को पूछते गुस्सा कितना करती हो आप उसकी। मैं कई बार ऐसा पेशेंट को बोलता हूँ कि एक दो बार आई आराम नहीं मिला तो उसको बोलता हूँ कि अपनी मम्मी को लेके आना था, क्योंकि उसकी जो माँ रहती है ना वो आपको सही बताएगी, वो बता देगी हाँ ये काजू खाती है, झूठ बोल रही है, ये गुस्सा बहुत करती है, वो आपको सही सही बता देगी कि ये पेशेंट है। क्योंकि हमको अगर हमने उसको ठीक नहीं किया तो आपके हमको ही मिलने वाला है, इसलिए जितना हो उतना पूरा प्रयास, पेशेंट को छोड़ना नहीं है हमें कि ठीक नहीं हुआ है ऐसा, तो ऐसा भी हमको यहाँ पर। इसमें जो अपन शुरू में 2 दिन लंदन गए, जो आपने पहले औषधि बताई, वो कितने दिन बाद चालू की कि अपन औषधि फर्स्ट डे से 2 दिन सिर्फ उसको लंदन पे ही रखा है, औषधि सिर्फ 5 दिन की। हाँ, तो अपन ने मेडिसिन फिर 3rd डे से चालू की। एक्चुअल में ऐसा है, मेरा मत ऐसा है कि मैं ज्यादातर पेशेंट को 1 या 2 दिन ऐसी अवस्था के पेशेंट को लंदन ही करवाता हूँ या सिद्ध जल का प्रयोग ही करता हूँ। कई बार हम क्या होता है कि औषध कितनी भी, मान लो कटोरस की भी औषध है या औषध कितनी भी सूक्ष्म स्रोतों में या रस औषधि भी है, लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर आपका आमाशय या अग्नि पूरी तरीके से मंद है, स्रोत अवरोध वहां पर है, तो आपकी कोई भी कितनी भी अच्छी दवाई काम नहीं करने वाली। आपने कौन से डे से मेडिसिन स्टार्ट की थी? 3rd डे से। तो वहां पर आपको पेशेंट को सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगती है कि लंघन जरूर करवाना चाहिए। अगर अवस्था ऐसी है तो पेशेंट को पहले आप लंघन ही करवाओ, है ना। मैंने देखा कि कई बार फर्स्ट डे से पेशेंट को 2-2, 3-3, 4-4 मेडिसिन हम उसको दे देते हैं और पित्त कटोरस भी हम कई बार पेशेंट को देते हैं। उसके बाद भी पेशेंट हमको शाम को फोन लगाएगा कि डॉक्टर साहब ऐसा हो रहा है मुझे कि ये दवाई से पेट फूल रहा है, पेट में जलन हो रही है, ऐसे लक्षण हमें कई बार देखने को मिलते हैं। तो वो भी एक चीज ऐसी है कि हमें लंघन पे जरूर ध्यान देना चाहिए अगर अवस्था ऐसी है। और मेरी जनरली मैं 80% पेशेंट में 2 दिन तो लंघन करवाता ही हूँ, वो बहुत मुझे जरूरी लगता है। उससे रिजल्ट 2 दिन में आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ये 2 दिन जब इसने लंघन लिया ना पेशेंट ने, 3-4 बार वाटरी मशीन जाती थी, तीसरे ही दिन ये सिर्फ 1 बार मशीन गई थी। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी वगैरह भी सब कुछ इसको रहती थी। तीसरे ही दिन उसको इतना लघुता लग रही थी शरीर में, उसको बहुत अच्छा लगा यहाँ। और दिन भर घर का काम भी कर रहे थे तो थोड़ा पसीना भी आ रहा था, तो वो भी में रहता है, व्यवसाय सर्जन है। 17 जून को पेशेंट आया मेरे पास, रोग अवधि 4 माह से थे। इसको व्याधि का नैदानिक व्याधि का ऐसा मैंने निश्चय किया कि व्यान आवृत अपान, वो बताऊंगा मैं क्योंकि रोगी परीक्षा में नाड़ी गति तीव्र की हृदय स्पंदन तीव्र था, श्वसन इसका जो था वो मंद था, रक्तचाप इसका जो था बढ़ा हुआ था, बीपी 150/90 ऐसा था। वेट इसका जो था 4 महीने के अंदर 90 kg से 68 kg हुआ था। 22 kg 4 मंथ में वेट लॉस हुआ था यहाँ पेशेंट का। मल प्रवृत्ति असंयत थी, द्रव थी, दिन में 6-7 बार मोशन ये जाता था। मूत्र प्रवृत्ति दाह थी, जलन थी और वेदना युक्त थी। क्षुधा अल्प थी, दिशा अल्प थी, निद्रा अल्प थी, नख श्वेत थे, नेत्र दारुण थे। पेशेंट की आकृति पित्तवातज थी, जिह्वा साम थी, प्रकृति पित्तवातज थी। यहाँ पर प्रधान दोष पहले पित्त, फिर वात, कफ इस तरीके से थे। तत्व अल्प था, आहार त्रिकालिक था और व्यसन में चाय और सिगरेट थी।
इस पेशेंट का थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूँ कैसे क्या आया था ये। 4 महीने पहले इसने एक कुछ ऐसा काम किया था कि एक कोई ऑनलाइन कुछ ऐसी मशीन इसने बुलवाई थी जिससे बॉडी के अंदर हम अननेचुरल हीट को इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। सेक्सुअल एक्टिविटी को, सेक्सुअल स्टिमुलेशन को करने के लिए और पेनिस को स्टिमुलेट करने के लिए उस मशीन का यूज किया जाता है। कई लोग करते हैं पर मैंने पहली बार सुना था इसका। इसने क्या करा, एनएस के थ्रू और नीचे से उस तरीके से मशीन को रख के उसके ऊपर बैठ गया और उसमें लास्ट डिग्री कुछ हाई सेंटीग्रेड कोई तापमान उसने बताया था, पूरा फुल उसको करके और उसके ऊपर वो बैठ गया और उसने बहुत तेज हीट बॉडी के अंदर इंसर्ट करी। जैसे ही उसने हीट इंसर्ट करी बॉडी के अंदर और उसके पार्टनर के साथ उसने सेक्सुअल एक्टिविटी की, तो जैसे ही उसने वो किया उसके 2 मिनट बाद उसको बहुत तेज पेनिस के अंदर पेन हुआ, बहुत तेज वाइब्रेशन हुआ और बहुत गाढ़ा उसको वहां पर डिस्चार्ज हुआ और पेनिस से टेस्टिस तक भयंकर पेन हुआ। और वो पेन ऐसा था कि असहनीय पेन हुआ उसको और पेनिस से टेस्टिस तक पेन था, वाइब्रेशन था और वहां पर उसको डिस्चार्ज था। ये 3 उसको लक्षण 24 घंटे 4 महीने तक रेगुलर चल रहे थे। डिस्चार्ज गाढ़ा उसको होता था, उसको दिन में 7-8 ऐसी अंडरवेयर और ये सब चीजें उसको बदलनी पड़ती थी। कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था, 4 महीने से बिल्कुल रेस्ट पे था, घर था। जब पेशेंट मेरे पास आया तो वो बैठ भी नहीं पा रहा था स्टूल पे, बैठ रहा था खड़ा हो रहा था, बैठ रहा था खड़ा हो रहा था, ऐसी खतरनाक कंडीशन उसकी। 4 महीने के अंदर न जाने कितने न्यूरो सर्जन अपने इंदौर में, अमित व्यास और न जाने कितने ऐसे न्यूरो सर्जन और कितने ही मतलब ऐसे सर्जन और डॉक्टर्स को वो दिखा चुका था। 2-3 आयुर्वेदिक वैद्यों को भी वो दिखा चुका था। कितने वो दिन में 7 स्टेरॉइड पेन किलर इतने खा रहा था, पेन किलर लेता था, पेन कम होता था, उसका डिस्चार्ज बढ़ जाता था। डिस्चार्ज बंद करने के लिए कोई दवाई लेता था, उसका पेन बढ़ जाता था। इतनी भयंकर, इतना त्रास में, इतना खतरनाक पेशेंट की कंडीशन थी कि अगर हम ओपीडी में ऐसा पेशेंट आए तो हम बोलेंगे भाई आप सीधे ही हॉस्पिटल जाओ। इसी दारुण और खतरनाक कंडीशन पेशेंट। निदान सबसे मुख्य तो यही था कि अप्राकृतिक ऊष्मा प्रवेश था, यहाँ पर अपचार हुआ था शरीर के साथ। कुछ निदान इसके दिवस अपने कहते सुबह 9:30 बजे उठता था, है ना, 9:30 बजे उठता था, विरुद्धाहार चल रहा था, दूध के साथ पराठा खा रहा है, कभी फ्रूट खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, ऐसा चलता था। रात्रि जागरण था, रात को 1:30 बजे सोने होगा था। ये व्याधि के पहले के जो निदान उसके चालू थे वो मैं बता रहा हूँ। दही सेवन लगभग रोज था, कोल्ड कॉफी पीता था दिन में 2-3 बार। तो ऐसे गुरु स्निग्धतम, स्निग्धतर, ऐसे कई सारे गुण उसके, द्रव गुण, पिच्छल गुण, उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, ऐसे कई सारे गुण, शीत उष्ण सब बड़े हुए थे इसके यहाँ पर। रूप में क्या यहाँ पर लिखा, पेशेंट में लिंग में वेदना, कंपन, वीर्य स्खलन, ऐसे भीषण वेदना, ये सब लक्षण यहाँ पर दिखे थे। स्रोतस का विचार किया तो यहाँ पर रसवः, मूत्रवः, पुरीश्वः और शुक्रवः, ऐसे 4 स्रोतस की दृष्टि यहाँ पर दिखी थी। पेशेंट को इसको पहले से फिस्टुला भी था, फिस्टुला भी था इसमें, गुदा मार्ग से ही इसने उसका ऊष्मा का प्रवेश ऐसे किया था। ऊपर से मतलब परिणाम क्या मिला इसमें, 7 दिन की चिकित्सा में सर्व लक्षणहीन हुए, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, कोई कंप्लेन नहीं थी, ना उसको पेन था, ना वाइब्रेशन था, ना डिस्चार्ज था, एकदम कंप्लीट हील हो गया था पेशेंट। साम निदान परीक्षा में तो सभी आम के लक्षण पूरे ही देखने को मिल रहे थे। उपद्रव में, राग द्वेष, ऐसा पेशेंट डिप्रेशन में था भयंकर। मेरे पास आया तो ऐसा चिड़ा हुआ पेशेंट था, वो इतना चिड़ा हुआ था क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उसको पहली बार तो आगे मुझे ये बोला था कि मुझे पता है आपसे ये ठीक नहीं होगा, फिर भी मैं आया हूँ कि चलो कहीं कभी ठीक हो जाए, ऐसा मुझे पहला वर्ड बोला था। और एटीट्यूड इतना था क्योंकि वो सब कुछ सर्जन था, उसमें एटीट्यूड पहले से ही बहुत ज्यादा था कि मॉडर्न इतनी ये दवाई, इतने सर्जन को इसको दिखाया, उसको दिखाया। और हाँ, इतनी जो मॉडर्न मेडिसिन के साथ कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां वो खा रहा था, जैसे धातु पौष्टिक चूर्ण खा रहा था, वो सुपारी पाक वो ले रहा था, किसी ने उसको पुष्पदंवा, मनवंतर, जितनी भी सेक्सुअल कुछ अंदर प्रभावटी है, ऐसी 7-8 दवाइयां वो खा रहा था। मतलब पूर्ण तरीके से शरीर पे अपचार जिसको हम बोलते हैं ना, अत्याचार जिसको बोलते हैं, पूरा चल रहा था वहां पर।
ऐसा वो मुझे बोला, मैंने उसको बस यही बोला, उसकी फटाफट मैंने हिस्ट्री ली, क्योंकि वो हिस्ट्री भी पूरी नहीं दे रहा था पेशेंट है। अब कई बार हम पेशेंट हमारे पास ऐसी आकस्मिक कंडीशन में आता है तो उसकी आप पूरी हिस्ट्री नहीं ले सकते। कई बार उसको इतना पूछोगे पेशेंट चिढ़ के भाग ही जाएगा, बोले यार मेरे को इतनी लग रही, वो इतना पूछ रहे हो, तुम खाने का पूछ रहे हो। यही तो ये वो कई बार ये है कि आकस्मिक कंडीशन में, जैसे सर भी हमको बोलते हैं, धर्माधिकारी सर भी बोलते हैं कि जब आर्थिक अवस्था का पेशेंट आपके पास आ रहा है तो वहां पर आपको सीधे बस पेशेंट की अवस्था देख के वहां पर विचार करना है। पेशेंट को हमको उससे मिल जाने के बाद में फिर उसको दोबारा बुलाकर फिर उसकी अच्छे से हिस्ट्री लेके फिर हमें वापस चिकित्सा को स्टार्ट करना। टेस्ट तो कई सारे कराए थे, गिनती नहीं है इसको, अल्ट्रासाउंड और सिटी एमआरआई में जाने कितने टेस्ट है। इसकी कुंडली में चंडाल योग था, ऐसा मैंने देखा। कुंडली इसकी नहीं देखे थे, बस चेहरे के हाव भाव और कुछ ऐसे देख के निर्णय किया था। हर पेशेंट की पत्रिका हम नहीं बुला सकते। औषध में इसको उपक्रम किया, 2 दिन सिर्फ इसको मैंने उष्ण जल के साथ शुंठी का प्रयोग करवाया था, दिन में 3 बार। 2 से 3 ग्राम सौंठ लेना है, अदरक का पाउडर ऐसा दिया था मैंने उसको मैंने बोल के नहीं दिया, अगर मैं उसको देता तो ट्रीटमेंट लिए बिना चला जाता। इसलिए पेशेंट को कई बार हमें चिकित्सा ये भी नहीं बताने कि आपको हम क्या दे रहे हैं, उसको बस देना है कि बस दवाई है, इसको लेना है। तो उसको अगर ये बोल दो कि इतनी बड़ी व्याधि में अदरक का पाउडर दे रहे हो तो ये बोले क्या है ये तो 2 दिन उसको सिर्फ हमने ये उष्ण जल पे रखा और शुंठी का उसको सेवन करवाया। तीसरे दिन से इस पेशेंट को मैंने शुंठी और गुरुजी के पास में एरंड स्नेह का अपान काल में दिन में 3 बार प्रयोग यहाँ पर किया था। इसको ये औषधि देने का उद्देश्य ये था कि इसके जो सबसे हेतु जो चल रहे थे, रेगुलर जो हेतु इसके चल रहे थे, सभी कुछ कफ आवृत हेतु यहाँ पर थे, तो पूरी तरीके से कफ आवृत यहाँ पर चल रहे थे। यहाँ पर दोषों का पचन तो हमें करना ही था। आम पाचन के लिए मैंने शुद्धि का इसको प्रयोग किया और इसको ये जो डायग्नोसिस यहाँ पर किया है, ज्ञान अमृत अपान का किया है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि जब भी हम जैसे हमारे सर्व शरीर में जैसे 5 हो गई है, सब स्थान है, ज्ञान का स्थान जो है वो सर्व शरीर है। तो ऐसा जैसे बताया कुछ जगह से संप्राप्ति और अनुष्ठान हमको ऐसी मिलती है, जैसे कुछ रोगों में, गुल्मों में या कुछ रोगों में, कि जब भी शरीर में वात प्रकोप यहाँ पर कभी भी हो रहा है तो वो ऐसा नहीं है किसी एक जगह पे होगा, पहले वात प्रकोप संपूर्ण शरीर में होता है, हमको संपूर्ण शरीर में वात पड़ेगा। तो यहाँ पर संपूर्ण शरीर में वायु इसको बढ़ा था और पृथ्वी साथ में बढ़ा था, ज्ञान आवृत होकर इसको अपान प्रदेश में ये व्याधि उत्पन्न हुई थी। इसलिए ज्ञान आवृत अपान का विचार यहाँ पर किया था। ये चिकित्सा देने का उद्देश्य सबसे पहले आम पाचन का था और बाद में इसको ये चिकित्सा देने का उद्देश्य था कि आम पाचन के साथ एरंड स्नेह का हमने यहाँ पर प्रयोग किया। वृश्चिवातराणाम बोला गया है, वायु का अनुलोमन करेगा और आम पाचन होने के बाद सभी स्रोतों में जहाँ भी वात का अनुबंध है ना, और जितने भी जो स्रोत है वहां पर जाकर एरंड वहां पर उसको अनुलोमन करके और पूरी तरीके से अपान प्रदेश में जितनी भी वायु वहां पर बढ़ी थी, क्योंकि वो पित्त से आवृत वहां पर वायु थी और लक्षण वहां पर पित्त के थे, तो ऐसी स्थिति में एरंड स्नेह का इस बात के साथ हमने प्रयोग किया, अपान दीपन पाचन करके अनुलोमन और थोड़ा सा उसको स्नेहन वहां पर किया, है ना। तो उससे हमें बहुत अच्छा मिला और 7 दिन में व्याधि उसकी गई। पेशेंट को जब मैंने बोला कि उसको सब अभी आगे बताऊंगा कि आहार विहार क्या रखना है, क्या ये रखना है, तो वो बोलता था कि मैं दूध के बिना कैसे रहूंगा, पहले इतनी वीकनेस आ रही है, मेरा सीमन इतना जा रहा है, मुझे दूध तो 2-3 बार पीना ही पड़ता है, पीनट बटर मेरे को खाना ही पड़ता है, बटर मुझे चाहिए ही चाहिए, दही मुझे लेना ही पड़ेगा, फ्रूट नहीं खाऊंगा तो ताकत कैसे आएगी, ड्राई फ्रूट मुझे खाना पड़ेगा। इतने सारे उसके क्वेश्चन, इतने दिमाग थे। मैंने उसको बोला 7 दिन मेरे हिसाब से चलोगे तो चिकित्सा करूंगा, नहीं तो आप चले जाए। तो इसको मतलब ऐसे चिकित्सा दी और मैंने उसको स्ट्रिक्टली बोला कि आपकी जो डॉक्टरी है अभी आप बिना अलग रख दो, युक्ति खुद की कुछ नहीं लगाना, बस वैद्य की जो युक्ति है जो आपको बोला है उसी को आपको फॉलो करना है। बहुत समझाने के बाद वो पेशेंट माना कि चलो ठीक है, सबका देखा आपका भी मैं देख लो। 7 दिन वो ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद में इस पेशेंट को बाद में सौभाग्य शुंठी बात का प्रयोग सुबह रसायन काल में
थोड़े से उष्ण दुग्ध के साथ मैंने प्रयोग करवाया। दीपन पाचन हो गया, उसकी अग्नि अच्छी हो गई, निदान संबंध हो गए, अग्नि थोड़ी अच्छी करने के बाद सौभाग्य शुद्धि पाक का प्रयोग यहाँ पर इसलिए किया था कि इसमें एक तो शुद्धि सबसे प्रधान द्रव्य है और उसके साथ में कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो दीपन पाचन भी करने वाले हैं, जो रसायन गुण वाले हैं, जो शरीर को बल भी देने वाले हैं। ऐसे कई सारे इसमें द्रव्य हैं और रसायन काल में इसका सेवन इसलिए करवाया है क्योंकि उस काल में इसको शरीर के अंदर उसको क्योंकि 22 kg वेट वहां पर लॉस हुआ था पेशेंट का, बलक्षय हुआ था, पूरे शरीर का निचोड़ गया था, इतना सीमन उसकी बॉडी से वहां पर निकला था, तो उसकी हालत बहुत धीरे धीरे खराब हो गई थी। और ये खातिर चिकित्सा करने के बाद उसको 80% जो वीकनेस थी वो भी उसकी चली गई थी यहाँ पर। उसके बाद उसको रसायन का इस प्रकार से सेवन करवाया उसको जो वात का अनुलोमन भी करे, रसायन भी रहे और दीपन पाचन भी वहां पर करे। एक वात का इसको प्रयोग किया था जिसमें मैंने सारीवा, पटोल, शतावरी, गुरुची, चिरायता, यष्टि मधु ऐसे कुछ द्रव्यों का चयन करने के बाद अवस्था के हिसाब से उसको वात को बॉईल करने के बाद 40 ml खाने के बाद इसको चलाया था। वो भी चिकित्सा अभी चल रही है। उसको 24 और ऐसी फीलिंग होती तो बार बार देखता ही रहता था कि मैं क्या ऐसे बहुत परेशान हो गया था। इसकी दिनचर्या थोड़ी सी सुन लीजिए। 9:30 बजे उठता था, योगासन था, उठते ही 2 गिलास पानी यहाँ पर चल रहा था। 10 बजे 1 कप चाय बिस्किट लेता था। 10:30 बजे दूध के साथ पराठा, साथ में सब्जी और अचार का सेवन करता था। दूध भी खा रहा है, पराठा साथ में लेता था तेल का, उसके साथ अचार खाता था और सब्जी भी खाता था और दूध पीता जाता था। इतना विरुद्ध आहार इसका रेगुलर चल रहा था। सुबह इतना पानी पिया, चाय पी, इतना विरुद्ध आहार करने के बाद भी 1-1.5 घंटे बाद इसको ऐसा लगता था कि और मुझे थोड़ा खाना चाहिए, वीकनेस मुझे ज्यादा ऐसा करके। ये व्याधि नहीं हुई थी, उसके पहले ही निदान चल रहे थे, वो तो व्याधि बाद हुई थी। उसके पहले उसको लगता था कि मुझे सब खाना है, न्यूट्रिशन बहुत लेना चाहिए। 12 बजे 2 केला, 1 सेब, भीगे हुए बादाम, अखरोट, उसके साथ में शहद, उसमें थोड़ी मलाई, थोड़ा चीज, बटर। मैंने इसको बोला कि भाई साहब आप क्या चाहते हो, जीवन से क्या चाह रहे हो, मतलब आप क्या करना क्या चाह रहे हो। तो वो मुझे सबके गुण उसने बताया कि केले में ये गुण है, इतने विटामिन है, सेब में ऐसा होता है और बटर तो लेना ही चाहिए, हनी अच्छा होता है आजकल बताते हैं। तो कुछ नहीं छोड़ा उसने, सब डाल के। वो वैद्यों को पता ही नहीं रहता क्या उन कौन से विटामिन रहते हैं वहाँ पे। इतना सब लेके 12 बजे इतनी हैवी ये सब लेके उसके बाद 2 बजे फिर उसको लगा कि अब मुझे खाना लेना चाहिए। तो 5 रोटी, सब्जी, दाल, चावल, अचार, नमकीन, दही या रायता, कुछ साथ में मीठा ऐसा होना चाहिए, ऐसा विचार था उसका। और आम रस रेगुलर सीजन पे उसने लिया। 2 बजे भर पेट खा के 2 घंटे इसको सोना की इच्छा होती थी तो फिर 2 घंटे सो जाता था। 4 बजे उठ के या तो चाय लेता था या कोल्ड कॉफी लेता था, चाय के साथ बिस्किट, दूध, ब्रेड, नमकीन ऐसा कुछ भी ये चलता था। 4 बजे ये सब ले लिया, उसके बाद ये खा पी के थोड़ा बाहर निकलते थे। तो 6 बजे बाहर जाके समोसा, कचौरी, पिज्जा, पानी पूरी ऐसा हुई वो थोड़ा सा ले लेते। 6 बजे ये सब लेने के बाद 5 घंटे थोड़ा शरीर को आराम देके 11 बजे भोजन इनका होता था रात का। तो 5 रोटी, सब्जी, दाल, चावल और उसके साथ में थोड़ा थोड़ा घुट घुट करके दूध पीना। दूध साथ में डाइट के जरूरी था इनको। रात को 1 बजे सोने का टाइम था, 1 बजे सोना था, सुबह 9:30 बजे 10 बजे उठने। आइडियल पेशेंट। पानी खूब पीना चाहिए, डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में, इसलिए 8 से 10 लीटर पानी का इंटेक था। वो मुझे बोलता था कि वो उसके पास एक बड़ी बोतल रहती है और बैग में 2-3 बोतल रखता ही था क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। बिना प्यास का विचार किए दिन भर पानी पीता था ये पेशेंट। जब मेरे पास आया था तब भी पानी की बोतल लेकर ही आया था। एक और इसका निदान साथ में था, बहुत वो भी खतरनाक था कि भोजन के बाद और कभी-कभी साथ में भी फल और सलाद खाता था।
पीनट बटर रेगुलर खाता था और प्रोटीन शेक चलता था इसका सुबह, बिना जिम जाए प्रोटीन शेक तो ले लेंगे। रात को इतना सब खाने के बाद में कोई घूमना फिरना व्यायाम कुछ नहीं करता, भर पेट खा के 11 बजे से 1 बजे तक टीवी देखता था। 1 बजे सोने का था। चिकित्सा उपक्रम में निदान परिवर्तन सबसे पहले करवाया। 2 दिन मूंग यूज पे और शुंठी जल पे ही रखा, उसको आहार नहीं दिया था मैंने। तीसरे दिन से जो मैंने चिकित्सा बताई वो चिकित्सा के साथ में बिना चुपड़ी सिर्फ 1 रोटी और मूंग की दाल का सिर्फ पतला पतला पानी, दाल भी हटा के सिर्फ पानी दिया इसको मैंने। और 5 दिन तक तेज भूख लगने पर ही 1 रोटी भी तेज भूख लगने पर ही सिर्फ 2 बार खाना है। इतना मैंने इसको आहार दिया, सिर्फ 7 दिन में इतना ही आहार और कुछ नहीं। प्रातः व्यायाम का बोला मैंने इसको कि व्यायाम नहीं हो तो वॉक करना है, हल्का फुल्का जो भी हो करें। जल्दी जरूर उठना है, मेरे का कुछ हो नहीं हो सुबह जल्दी 9:30 बजे उठ रहा था वो। पैदल चलना जितना हो पाए तो करना है, ये सब मैंने इसको बोला था। और आहार बंद कर दिया। तो ये इस टाइप का इतना खतरनाक व्याधि वाला ऐसा क्या बोलूं, कुछ नहीं बोल पा रहा। अभी मैं 4 महीने से जॉब नहीं जा रहा, कल से मैं काम पर जा सकता हूँ। इनका एक बार मैं आके मिलो फिर आप योग स्टार्ट कर सकते हो। अभी उसने बोला कि मेरे पास से जो क्रोनिक पेशेंट आते रहते हैं उसमें से मैं कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जो मुझे जो भी लगेंगे समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको कब भेज दूंगा। और ऐसे पेशेंट जो कम से कम 20-25 पेशेंट पास बाद भेज देंगे। आपने व्याधि को लेके जो भी ड्रग दिया है वो ऐसा पर्टिकुलर नहीं उठाया, जैसे फर्स्ट इसमें ग्रंथि आपने डायग्नोस्ट किया, लेकिन ग्रंथि पे जो स्पेसिफिक ड्रग्स है जैसे कांचना हो गया, गुग्गुल हो गया, इसका यूज नहीं था। इसमें एक शुक्र स्रोतस का जो है, लेकिन शुक्र रिलेटेड आपने नहीं यूज किया, तो आपने जो ड्रग यूज किया उसका क्या सोच के आपने वो यूज किया? देखो उसकी जो अवस्था थी, उसके जो निदान चल रहे थे वहां पर, वो पूरे के पूरे निदान कफ आदित और रक्त पुष्टि करने वाले वहां पर थे, विदोष प्रकोप को करने वाले वहां पर निदान। अब इसमें क्या था कि जैसे गुरु चूर्ण का उसको पहले प्रयोग किया है और गंधक रसायन का उसको प्रयोग किया है, तो वहां पर कई बार जैसे क्या होता है कि हम व्याधि विपरीत चिकित्सा कर रहे हैं पेशेंट की, तो हमको थोड़ा सा सबसे पहले उसके जो भी हेतु चल रहे हैं उसके हेतुओं के विपरीत चिकित्सा को सर्वप्रथम हमें वहां पर रखना है ना। जो भी व्याधि विपरीत चिकित्सा को थोड़े समय बाद में देता हूँ पेशेंट को। और कई बार जैसे ऐसा होता है कि मान लो हम पेशेंट को कांचना गुग्गुल दे रहे हैं, गुग्गुल का हम वहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं या कोई ऐसी औषधि का प्रयोग करें। अब इस पेशेंट की ऐसी अवस्था ही नहीं थी कि उसको गुग्गुल जीर्ण हो जाए, गुग्गुल क्योंकि पचने में भारी है, तो वहां पर उसको वहां पर वो दिक्कत भी कर सकता था। उसमें रस सिंधु और हेमलक पोटली का विचार मैंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि पूरे स्रोतस कफ से लिप्त और आवृत थे, क्योंकि उसकी दिनचर्या और आहार इतना खतरनाक था कि उसके पूरे स्रोतस पूरी तरीके से बंद हो चुके थे, पूरी तरीके से क्लेद आते थे। वहां पर उस कंडीशन में वो जो औषधि जाके काम करेगी, क्योंकि हम छेदन वेदन चिकित्सा इसको दे सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन वो हमको थोड़े समय बाद इसलिए देना है क्योंकि लेखनी द्रव्य या ऐसा कोई भी द्रव्य उसको हम वहां पर दे रहे हैं, तो हमें उसकी पाचन की स्थिति क्षमता को भी वहां पर देखना है कि द्रव्य को पचाने की शक्ति कितनी है। शुरू में हमें ऐसी औषधि का प्रयोग करना है जो पूरी तरीके से उसका दीपन पाचन वहां पर कर सके और उसके जो व्याधि है उसका उपशय उस स्टेज पर कर सके। कंप्लीट तरीके से उसको पहले हीलिंग देना है पेशेंट को, उसके बाद थोड़ी बहुत व्याधि में चिकित्सा का हमको वहां पर विचार करना है ना। अब इस पेशेंट में ऐसा था कि अब इसके निदान आप देखिए कितने खतरनाक इसके निदान है, इतना तरीके से अभिसंधि कफ इसके गुरुतम स्निग्धतम द्रवतम तरतम तम भाव से सभी यहाँ पर दोष बड़े हुए हैं। जैसे सर बोलते हैं कि हमें दोषों का भी विचार करना है कि आप स्निग्धता है स्निग्ध कम है, किस अवस्था पे कितना हेतु बलवान है, उस हिसाब से हमें यहाँ पर औषधि का चयन करना है। ठीक है, अभी इसको शुरू में हमने यहाँ पर सिर्फ शुंठी यहाँ पर दिया। अब शुंठी देने का इसलिए विचार था कि अभी यहाँ पर अगर आप इसको शुरू में कोई ऐसी औषध दे देते, मान लो आपने इस पेशेंट को ये अग्नि तुंडी वटी दे दी या कोई ऐसी औषध दे दी जो अग्नि को दीपन करनी, उससे आम तो उसके अंदर इतने सारे द्रव्य है वो उसको गुरु हो जाएंगे, वो वहां पर उसको डाइजेस्ट नहीं होगी।
शुंठी क्या है? लघुत्तम है, लघुत्तम से लघुत्तम है, उसके अंदर एक ही द्रव्य है और उसका विपाक कटुक है और वो स्रोतसों में अंदर जाके अच्छे से इस में आपाचन कर सकता है ना। तो उपक्रम में हमने उसको लंघन के साथ शुंठी का प्रयोग पहले इसलिए कि हम कई बार ये होता है कि चिकित्सा में हम बड़े बड़े द्रव्य, बड़े बड़े कल्पों को चयन करते हैं और बड़ी बड़ी अवस्थाओं का विचार करते हैं, लेकिन कई बार हम छोटे से छोटे एकल द्रव्य से, छोटे छोटे कल्प से हमें सिद्धि मिलती है। वहाँ हमें छोटे कल्पों को या छोटे द्रव्यों को या एकल द्रव्यों को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना, हमें हमेशा बड़े कल्पों का या ऐसा विचार नहीं करना है ना। अब जहाँ पर शुद्धि गुरुजी से काम चल रहा है वहाँ पर हम अगर आरोग्यवर्धिनी की नीड नहीं है तो हम क्यों देना है? अभी जैसे हम शुरू में जब मैं ओपीडी चलाता तो 40-45 ड्रग थे, अभी मैं 10-15 ही ड्रग का यूज करता हूँ और उसमें भी 3-4 चूर्ण, 2-4 बटी 1-2 गुकुल, 2-3 रस, बस इतना ही यूज हमने कर। हमें 6 रस ही चाहिए, उसका ही विचार हमें संकल्पना करना है कि हमें वहां पर व्याधि की अवस्था क्या है। ऐसा नहीं है कि हमें कल्पों का या दूसरे कल्पों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अवस्था देखकर करना चाहिए। अब जैसे उसको थोड़ा सा कीमत पाचन हुआ तो उसके बाद हमने उसको रसायन पी दिया, तो बाकी शुद्धि पाक वगैरह उसको दिया, कुछ और द्रव्यों का हमने वहां पर प्रयोग किया। तो कुछ ऐसे द्रव्यों का हमें प्रयोग करना चाहिए, कुछ ऐसी छोटी छोटी कल्पना के रूप में, जैसे हम उसको मूंग यूज दे रहे हैं, तो ये मूंग यूज है, ये आहार नहीं है, ये औषध का ही काम करेगा, ये आहार भी है, ये औषध भी है ना। तो ऐसा है, शुद्धि हम प्रयोग कर रहे हैं, तो जितनी भी हम जो भोजन करते हैं वो भी शास्त्र में हम बताया कि वो भी एक आहार ही है। हमको उसका प्रयोग औषध के रूप में, आहार भी औषध है तो उसका प्रयोग हमें औषध की मात्रा के हिसाब से ही करना चाहिए। अब मात्रा का यहाँ पर ध्यान दे, अब यहाँ पर कोई भी पेशेंट आजकल आपके पास आ रहा है, मात्रा का ध्यान कोई नहीं रखता है। कितना पानी पी रहे हैं, कितनी हम चाय पी रहे हैं, दूध कब पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं, जैसे सर बताते हैं, हमें मात्रा का विचार तो करना है। और कोई हिस्ट्री लेता भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। हमें पेशेंट की सुबह उठने से लेकर अगले दिन सुबह उठने तक की 24 घंटे के अंदर वो क्या आहार लेता है, उसका विहार कैसा है, उसका आचार क्या है, उसका काम क्या है, वो जॉब प्रोफाइल उसकी क्या है, किस प्रकार का उसका वर्क है, क्या वो करता है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसके घर का वातावरण कैसा है, उसका घर का वास्तु कैसा है, उसके घर के आसपास का वातावरण, उसकी हर एक चीज को सूक्ष्म परीक्षण हमें करना ही पड़ता है। हमारे पास कोई सर्दी जुकाम बुखार वाले ज्यादातर पेशेंट नहीं आते, हमारे पास तो फाइल लेके बड़े ही क्रोनिक पेशेंट ही आने वाले हैं। और इतनी क्रोनिक डिजीज जब इतना बड़ा रोग होता है तो वो कोई कई बार सामान्य हेतुओं से भी होता है, लेकिन हेतु का जैसे सर ने बताया कि हेतु का ये नहीं है कि आपने एक दिन नहीं खाया हेतु हो गया, आपको व्याधि हो गई, है ना। ऐसा नहीं है, रेगुलर तरीके से, विधिहित तरीके से, देश का, काल का, इन सब चीजों का विचार नहीं करते हुए जब हम हेतु निरंतर वहां पर चलते हैं तब कोई व्याधि उत्पन्न होती है, ठीक है। और कफ प्रकृति का व्यक्ति है और ऐसे प्रदेश में वो रहता है और वो रेगुलर अगर ऐसे ही आहार का रेगुलर सेवन करता है, अति अम्बुपान उसका चल रहा है, दही का सेवन बहुत ज्यादा चल रहा है, तो वहां पर वो रेगुलर जब व्याधि होती है, ये सब होता है, इस तरीके की अवस्था है, तो वहां पर रेगुलर ऐसी व्याधि तो बलवान होने वाली है, दोषों के साथ ज्यादा होने वाली है। वहां पर दही का सेवन कर रहा है, वात प्रकृति का व्यक्ति है और वो ठीक है खा रहा है कभी कभी, तो व्याधि उसको होगी पर उतनी बलवान नहीं होगी, है ना, या कुछ लक्षणों के साथ होगी, उस बीच बीच में ठीक होगा, सही होगा। तो ऐसा यहाँ पर होता है कि हमें उसकी अवस्था को जरूर देखना है कि अवस्था क्या है ना। ऐसा नहीं है कि अब कई पेशेंट हमारे पास आते हैं कि सुबह 1 गिलास पानी पी रहा है और हमने उसको देख लिया इसका अतिकुपान चल रहा है, उसको हेतु बना के हम चिकित्सा करने लग गए, तो ऐसा नहीं है, उसकी अवस्था को भी देखना है ना, उसके जीर्ण अजीर्ण का भी विचार करना है। हेतु भी अगर हम पेशेंट के दे देख रहे हैं, हमें ये देखना है कि हितकर कितने हैं, अहितकर। अगर दूध कोई रेगुलर पी रहा है, पेशेंट है, वात प्रकृति का पेशेंट है और जीर्ण अजीर्ण का विचार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो देख रहा है और उसका जीर्ण होने पर आहार ले रहा है, तो वहां पर वो उसको नित्य सेवनी कर रहे हैं, तो वो हितकर है उसके लिए, है ना। तो ये नहीं है कि हमने दूध पिया, देख लिया कि हाँ ये तो रोज दूध पी रहा है, ये हेतु बन गया, हमको इसकी विपरीत चिकित्सा करनी है, तो ऐसा नहीं है। हम गलत डायरेक्शन में भी कई बार जा सकते हैं, तो वो भी हमको देखना है कि हितकर कितने हैं, अहितकर कितने हैं, विधि कितनी है, विधि विरहित कितने हैं, विधि विरहित जितने भी हेतु हैं उससे क्या क्या हमारे दोषों के, कौन से गुणों की वृद्धि
हो रही है, प्रकृति क्या है, देश क्या है, काल क्या है, ऋतु कौन सी है। अब हम पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं। कई लोग 12 महीने तक एक जैसा ही आहार करते हैं। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, हर ऋतु में एक जैसा आहार चलता है। तो हम ऋतु के हिसाब से, जैसे हमारे शास्त्र में बोला है, अष्टांग हृदय वगैरह में बोला है कि हम ऋतु के हिसाब से हमें आहार को उस हिसाब से उसको पाक करना है, या उसकी अवस्था को हमें बदलना है ना। किस हिसाब से हमें आहार लेना है, किस ऋतु में कौन से द्रव्य हमें ज्यादा लेना है, सिद्ध जल का प्रयोग हमें करना है। अलग अलग चीजें जो हमें बताई, किस ऋतु में व्यायाम है तो व्यायाम कितना करना है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। जो हमारी पूरी दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, उसमें एक एक पॉइंट को हमें पेशेंट में देख के विचार करना है कि यहाँ पर हितकर क्या है, अहितकर क्या है, पेशेंट का विधि से कितना हो रहा है। जो भी विधि विरहित हैं वो सब हेतु है ना। वो किसी भी तरीके से जो में जो चीजें बताई, उसके हाथ से जो आहार हम ले रहे हैं, उसमें जो भी चीजें हम बताए, उसके जो विधि जो हमारे शास्त्र में बताए, उससे विधि विरहित जो भी चीजें चल रही हैं वो सब भी कुछ हेतु हैं। अब जैसे कई बार होता है कि शास्त्र में हमारी कुछ चीजें बताई गई है, लेकिन पहले के समय में अभी उनको ही नहीं पता था कि पिज्जा अभी आज के समय में खा रहे हैं। पहले तो पिज्जा था नहीं, या बर्गर था नहीं, या आजकल ऐसे कई चाइनीज, इटालियन ऐसे कई द्रव्य होते हैं जो पेशेंट खाता रहता है, चलता रहता है। तो उन द्रव्यों का विचार भी हमें करना है। पिज्जा है तो उसके गुण क्या हैं, बर्गर है तो उसके गुण क्या हैं, और हम कोई जैसे चाइनीज खा रहे हैं, इटालियन खा रहे हैं, कोई ऐसा फूड खा रहे हैं, पानी पूरी कोई पेशेंट रेगुलर खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, तो ऐसे सभी द्रव्यों का भी हमें विचार करना है। और उसके गुण भी हमें, ऐसे आप अपने ओपीडी में या अपने पास में स्टूडेंट आते हैं तो ऐसी अपनी एक कोई अपना अभ्यास ऐसा करना चाहिए कि हर द्रव्य के जो आजकल प्रचलन है, क्योंकि कुछ जो द्रव्य हमारे शास्त्र में बताए वो तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन जो द्रव्य अभी पेशेंट लेता है, एल्कोहल पेशेंट ले रहा है, वाइन ले रहा है, कोई मॉकटेल ले रहा है, कोई वो जूस पी रहा है, कोई और दूसरे द्रव्य वो ले रहा है, तो ऐसे कुछ जो भी द्रव्य वो, क्योंकि अनपेशेंट खाते हैं आजकल लोग, तो ऐसे कुछ भी जो भी द्रव्य उसके रेगुलर चल रहे हैं, ऐसे द्रव्यों की हमें एक लिस्ट बना के उनके गुणों का विचार करके हमें उसे देखना चाहिए कि क्या गुणों की वहाँ पर वृद्धि हो रही है, किस अवस्था के साथ कैसे सब कुछ हो रहा है, उसका भी विचार हमें यहाँ पर करना चाहिए। एक और छोटा सा केस मैं बता देता हूँ। तो मेरा केस नहीं है, ये प्रतीक मेरा फ्रेंड है, तो यहीं से पढ़ा है, तो उनका केस है। उन्होंने बताया था कि पेशेंट आई थी तो वो योगा टीचर थी, है ना। तो जैसे रोज योगा करवाती थी, तो सुबह 5-6 बजे से दिन में 10-12 बजे तक 5-6 घंटे योगा वो करवाती थी। तो पहले तो खुद का कुछ योगा करती थी, फिर योगा करवाती थी, तो ऐसा रेगुलर उसका 5-6 घंटे योगा का चलता था उसका। तो उसका ये था कि 12 ही महीने रेगुलर लंबे समय से ऐसा चल रहा था। तो सुबह जैसे वो उठती थी, कुछ भी आहार विहार कुछ चलता नहीं था उसका, तो योगा करती थी और सीधे 2 बजे 3 बजे उसका भोजन होता था। तो अब इतना जो व्यायाम, उसका अति व्यायाम यहाँ पर चल रहा था, और वो जंगल प्रदेश में ऐसा रहती थी, और उसका जो इतना बड़ा ये हेतु चल रहा था वो रेगुलर चल रहा था, है ना। तो उसको और ऋतु का विचार नहीं था कि हर ऋतु में पता है कि इस ऋतु में इतना है या इसमें इतना ज्यादा या कम हमें व्यायाम कितना करना है, क्या करना है। तो ऐसा उसका चल रहा था। तो उसको एक व्याधि हुई, उसको नेजल ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। नेजल ब्लीडिंग उसको स्टार्ट हुई, तो नेजल ब्लीडिंग ऐसी उसको स्टार्ट हुई कि उसको एक कटोरी ऐसा खून बहता था उसको नाक से। एलोपैथी में दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, अलग अलग ट्रीटमेंट लिया, आयुर्वेदिक को भी दिखाया, इसको दिया, पर ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर उसका हेतु था व्यायाम, उसका कंटिन्यू चालू था, योगा रेगुलर उसकी प्रैक्टिस चालू ही थी वहाँ पर। इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी उसको लगी मेरे को योगा तो करवाना है। उसकी जब हिस्ट्री ली, उसको पता चला, तो वहाँ पर इस तरीके से वातावरण की ऐसी भयंकर अवस्था थी, तो वहाँ पर ब्लीडिंग उसको जिसके साथ बंद होकर ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। तो वहाँ पर उसको ऐसी अवस्था देख के हेतु बंद करा के शताब्दी चूर्ण का वहाँ पर प्रयोग किया गया गीत के साथ। पेशेंट का क्या देना अच्छा हो गया, इतनी सीरियस ब्लीडिंग, परेशान होते छोटे छोटे हेतु मिलते तो हम पेशेंट को, अब कई लोग सुबह बोलते हैं कि हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पर उसको ये भी पूछना है कि एक्सरसाइज में आप क्या कर रहे हो, कितनी कर रहे हो, ऋतु के हिसाब से आप बदलते हो, उसका बल कितना है। कुछ लोग अल्प बल वाले भी ज्यादा शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए एक्सरसाइज करते रहते हैं। ऐसे हेतु निदान हमें डेली लाइफ में मिलते ही हैं, और ऐसे कई सारे हेतु हैं जो हम लोग खुद भी करते हैं, जाने और अनजाने। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, तो इन सब का हमें विचार यहाँ पर करना है, और उसको युक्ति पूर्वक चिकित्सा यहाँ पर करना है।
युक्ति बहुत जरूरी है चिकित्सा में, और वो हमें देखो पार्श्व और युक्ति पार्श्व सत्ता तीनों ही चिकित्सा का अपनी विधि के साथ